Good morning, 11th class. So, we were on our chapter Mineral and Rocks of Geography, and we have basically done what are minerals और मतलब elements क्या होते हैं, minerals क्या होते हैं, and basically rock से कैसे ये चीज connected है, and then finally we moved on to understanding few of the physical characteristics of minerals. Basically 10 characteristics हैं जो हमने अच्छे से डिटेल में समझी थी, and I think the properties were clear to you. So now we move on to the six major minerals and their characteristics. The topic that we are doing now is included in few editions of NCERT, and in few of them these six minerals and their brief description is not mentioned, but we'll do it so that we are not left with anything. ठीक है, तो ये basically इसमें they are telling us characteristics of जो मेजर मिनरल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो जस्ट लिसन टू इट केयरफुली एंड यू विल हैव टू रिमेम्बर इट. ठीक है, तो फर्स्ट जो है अपना फेल्सपार. एज यू कैन सी इन द पिक्चर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस मिनरल. नाउ वी डू फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्चुअली सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन जो है आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्सपार, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इसमें हम देखेंगे ये मेन कंटेंट होते हैं. और देन फाइनली वी कैन से दैट एज आई सेड सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है दे आर द कॉमन एलिमेंट्स फेल्सपार में, और कुछ स्पेसिफिक जो फेल्सपार की वैरायटी होती है उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी अपने को मिलते हैं. Half of the Earth's crust is actually composed of this particular mineral. It has actually light cream to salmon pink color, or it is basically used in ceramic and glass making. तो ये इसकी basic characteristics है कि ज़्यादातर सिलिकॉन और ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा कुछ वैरायटी में बाकी कुछ हम देखेंगे सोडियम, पोटेशियम वगैरह भी अपने को मिलते हैं. हाफ ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्सपार एंड लाइट क्रीम टू ऑलमोस्ट पिंकिश टाइप, ऑरेंज पिंकिश इस टाइप का इनका कलर शेड में डिफरेंस होता है. एंड उसके बाद बेसिकली ये यूज किस चीज में होते हैं, ये अपने यूज होते हैं इन सैरामिक एंड ग्लास मेकिंग. जो अपना नेक्स्ट है इट इज क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इट इज in sand and granite and it consists of silica also, और हार्ड मिनरल है ये, बेसिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, वाइट या कलरलेस जैसा है, और ये किस चीज के लिए यूज होता है, बेसिकली रेडियो और रडार के लिए यूज होता है. और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किस चीज का, ग्रेनाइट का. यानी कि ग्रेनाइट जो है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्वार्ट्ज. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, प्रायोक्सीन. प्रायोक्सीन जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका, और दिस फॉर्म्स एक्चुअली 10% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. कॉमनली ये मीटियोराइट्स में मिलता है, और अगर कलर की बात करें तो इसका कलर ग्रीन या फिर ब्लैक होता है. Now moving on to the next one which is our amphibole. Now ये वाला जो है अपना मिनरल बेसिकली एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम जो है आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एम्फीबोल्स, और दे फॉर्म 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज इन ग्रीन और ब्लैक कलर अगेन. एंड बेसिकली ये एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में यूज होता है. एंड हम बोलेंगे हॉर्न ब्लैंक जो है इज वन अदर फॉर्म ऑफ एम्फीबोल्स. तो बेसिकली मेजर मिनरल्स जो है उनके थ्रू वी हैव सम अदर कंपोनेंट्स आल्सो, एंड वी देन डिस्क्राइब देम अकॉर्डिंग टू द यू कैन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन देम, द एलिमेंट्स. अब आ जाते हैं जो अपना नेक्स्ट है जिसका तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम आल्सो मेनी टाइम्स. दिस इज आवर माइका. Now basically mica क्या होता है, mica you may be knowing कि this is one of the important mineral about which we have also studied in our other classes, younger classes. So it comprise of basically potassium, aluminium, magnesium, iron or silica. It forms 4% of the earth's crust and commonly it is found in igneous and metamorphic rocks. और ये किस लिए use होता है, electrical instruments में use होता है. Now moving on to the last one which is olivine.
अब ये जो ऑलिवन आई, ये बेसिकली इसमें मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका मेजर एलिमेंट्स होते हैं इसके। ये जनरली ज्वेलरी में यूज होता है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, यू कैन इमेजिन इट विल look very good on jewelry. Now it is usually greenish color and often obviously found in basaltic rocks. इनके अलावा भी बिसाइड्स दीज मिनरल्स ऑब्वियसली बहुत सारे और मिनरल्स है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, कैल्साइट है, बॉक्साइट है, और ये भी जो है दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सम क्वांटिटीज इन द रॉक. तो बेसिकली दीज आर द मेजर मिनरल्स एंड देयर फ्यू ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव जस्ट गॉन थ्रू देम, and basically you will have to memorize them, and so that you know about the characteristics of each one of them. Now moving on to the next topic. Now because we are talking about minerals, again let us classify the minerals and then study them in detail. ठीक है, तो इसमें भी you must have studied in your younger classes कि जो ये अपने minerals होते हैं, basically these are divided into two, metallic minerals and non-metallic minerals. तो by the name only I think things are very clear कि जो minerals जिनमें metal content होता है उनको हम बोल देते हैं metallic minerals. Metallic minerals के 3 parts होते हैं. पहला है precious metals जिसमें आता है gold, silver, platinum etc. ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जो है, these comes as these are considered as the precious metals, and अपने को वैसे भी पता है these are generally expensive as compared to the other metals, तो हम that is why actually these are being given this names. Now we come to the next category which is ferrous minerals. Now ferrous is basically, you may be knowing कि ferrous या जो हम आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली इट इज डिस्क्राइबिंग आयरन. तो आयरन एंड अदर मेटल मिक्स्ड विथ आयरन जो है, इनको हम फेरस मेटल्स बोल देते हैं. तो इनका हम देख सकते हैं आयरन एंड अदर मेटल्स मिक्स्ड विथ आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील्स. ये एक तरीके का इनका एग्जांपल है फेरस मेटल्स का. देन आ जाते हैं नॉन फेरस मेटल्स. तो अगेन यू कैन जस्ट यू कैन से रिलेट विथ इट्स नेम कि नॉन फेरस होते हैं ये. That means iron content जो है which is not present in them. So इसमें अपना आ जाएगा copper, lead, zinc, tin, aluminium etc. So ये तो हो गए अपने कौन से minerals, metallic minerals. अब हम अगर अपने non metallic minerals की बात करें, तो non metallic जो अपने minerals हैं basically उसको हम बोल सकते हैं कि these mineral obviously does not contain metal, इसीलिए इनको हम नॉन मेटेलिक बोल देते. तो इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स. तो जैसे अगर हम देखें कि सीमेंट जो हम यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, इट इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल. तो हम इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, इजी है. क्लासिफिकेशन मेटल मिनरल्स का 2 फॉर्म में है, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक. मेटालिक में मेटल का कंटेंट होता है, प्रेशियस मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. फेरस में अपने आयरन और बाकी मेटल्स मिक्स विद आयरन आ जाते हैं. नॉन फेरस में कॉपर, लेड, जिंक, टिन और एल्यूमिनियम आ जाते हैं. एंड नॉन मेटालिक मिनरल जो है बेसिकली उनमें मेटल्स कंटेंट नहीं होता है, जैसे सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, एंड the best example is which we actually have seen in our day to day life, cement. ठीक है, अब आ जाते हैं on more you can say specific topic, और ये जो topic अपने को डिटेल में करना है इस चैप्टर, वो है rocks. ठीक है, as soon as I talk about rocks, एक तो हमने I think in our previous chapters हमने rocks का थोड़ा सा description पढ़ा भी है. Why are they important? They tell us lot of you can say information about the information about the you can say interior of the earth. ठीक है, तो अब हम रॉक्स को एक दूसरे एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं बेसिकली, जिसमें हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. अगेन बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल्स, यानी अपने को पता है कि जब भी हम रॉक्स पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अगेन ये भी अपने लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पर इस क्लास में अपने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें से हम नोटिस करेंगे कि उस डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा रॉक का भी अपने बैकग्राउंड ले लेते हैं. तो ऑब्वियसली अपने को पता है अर्थ क्रस्ट जो
है वो रॉक से बना हुआ है, और रॉक्स जो है बेसिकली उसमें वन और मोर मिनरल्स होते हैं। रॉक्स जो है वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कलर वाइज भी अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट हार्ड होता है, सोपस्टोन जो है वो सॉफ्ट होता है, गैब्रियो जो है वो ब्लैक होता है, क्वार्ट्जाइट मिल्की वाइट कलर का होता है, यानी कलर अलग होते हैं, हार्डनेस सॉफ्टनेस अलग होती है, ग्रेन की क्वालिटीज अलग होती है, मिनरल कंटेंट अलग होता है। देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से डिफरेंसेस इन रॉक्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नाउ रॉक्स जो है उनका कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। हमने पहले भी पढ़ा है कि मिनरल्स अपने को रॉक में मिलते हैं अलग अलग प्रपोर्शन में, अलग अलग यू कैन से इन अमाउंट। तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्वियसली इनका रॉक्स जो है उनका डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड। जैसे ये हमने पढ़ा है फेल्सपार्स और क्वार्ट्ज जो है वो सबसे कॉमन मिनरल्स है जो अपने को रॉक्स में मिलते हैं। अब हम इतना कुछ रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, इतना कुछ रॉक्स के बारे में जानते हैं, तो एक्चुअली में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी होती है साइंस ऑफ रॉक्स, क्योंकि ये अपने को बताती है बेसिकली कि ये रॉक्स के अलग अलग हम बोलेंगे एस्पेक्ट्स को स्टडी करने में जो पेट्रोलॉजिस्ट है वो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो यानी कि पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स, और इसमें बेसिकली कौन कौन से एस्पेक्ट्स पढ़े जाते हैं रॉक्स के, मिनरल कॉम्पोजिशन, उनका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अकरेंस, ऑल्टरेशन और रिलेशनशिप विद द अदर रॉक्स। मतलब बेसिकली उनकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम मिनरल कॉम्पोजिशन देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, कहाँ से ओरिजिन हुआ था, मतलब कैसे फॉर्म हुए थे, फिर फाइनली क्या रिजल्ट आया था, क्या उनमें चेंजेस आए थे, कहाँ कहाँ मिलते हैं, अकर होते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है ये होती है पेट्रोलॉजी। नाउ अपने को बेसिक आइडिया तो है ही अबाउट द इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अपने को पता है कि जो रॉक्स हैं उनका क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन कौन से लैंड फॉर्म में वो फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जहां से फॉर्म हुए वहां की सॉइल कैसी थी। तो बेसिकली हमें जब भी कोई किसी भी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कहीं के लैंड फॉर्म की, सॉइल की, तो हमें वहां पे जो रॉक्स अवेलेबल है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है जाननी। तो ये अपने को पता है कि बेसिकली रॉक्स जो है उनको थ्री कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स अपने को जनरल सेंस में पता है कि जब मोल्टन मैग्मा जो है, लावा जो है, इट कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड फाइनली व्हेन इट settles down and it solidifies into a rock, then it becomes the igneous rocks. सेडिमेंट्री रॉक होते हैं बेसिकली डेपोजिशन जब होती है एक्सोजेनस प्रोसेसेस के कारण, यानी सपोज एक रॉक है, उसके ये जो एक्सोजेनस यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस होते हैं, चाहे रेन हो, चाहे विंड हो, चाहे ऐसे कोई कोई भी फोर्सेस हो, जिसके कारण क्या हो कि जो कुछ पोर्शंस ऑफ रॉक जो है वो ब्रेक अवे हो जाता है, एंड आफ्टर ब्रेकिंग अवे ऑफ दोज रॉक्स क्या होता है कि वो बिकॉज ऑफ द नेचुरल एजेंट्स, विंड हो, वाटर हो, दूसरी जगह कैरी हो जाता है, और फिर कैरी होके क्या होता है उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर बाय लेयर क्या चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं। तो डिपॉजिट होके फिर कंप्रेशन के कारण, प्रेशर के कारण क्या होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और एक रॉक बन जाता है, जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक बोल सकते हैं। इफ यू सी दिस पिक्चर, the second picture, let me just enlarge it a bit. If you notice this picture, can you see certain layers? ठीक है, बीच में आई थिंक यू ऑल कैन नोटिस ये लेयर्स के फॉर्म में हो रहा है ना। तो ये जो लेयर्स के फॉर्म में हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज दे आर फॉर्म बाय सेडिमेंटेशन, मतलब बेसिकली सेडिमेंट्स की डिपॉजिट होते जा रहे हैं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे दीज जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो इसी टाइप के फॉर्म होते हैं, एंड इट इज अ बिट यू कैन से आइडेंटिफाई, you can identify the sedimentary rocks by this character। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना sedimentary rocks।
नाउ वी मूव ऑन टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली क्या होते हैं? जो अर्लियर फॉर्म्ड रॉक्स है वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्सेस जो हैं उनके कारण उनका बेसिक कैरेक्टराइजेशन चेंज हो जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या है वो नए फॉर्म ऑफ रॉक्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग कि अपने तीन टाइप के रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स जो मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स के हम बोलेंगे एक साथ आने से रॉक बन जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक है जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसमें चेंजेस आते हैं और रिक्रिस्टलाइन होके फाइनली क्या हो जाता है? वो एक नया रॉक बन जाता है। तो ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन है जो अपने को पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में। अब आ जाते हैं डिटेल स्टडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज रॉक्स। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाते हैं अपने ऑन इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स है बेसिकली, ये तो हमें पता है कि मैग्मा और लावा से जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बाहर की तरफ आके सॉलिडिफाई हुआ है वो रॉक बने हैं। अब ऑब्वियसली इनको इसीलिए हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं क्योंकि ये भाई अर्थ के इनसाइड से आए हैं, प्योर हम बोलेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ उससे फॉर्म हुए हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं प्राइमरी रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स है ये बेसिकली लैटिन वर्ड इग्नाइस से बना है जिसका मतलब होता है फायर। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैग्मा जो इनसाइड ऑफ द अर्थ से आता है इट इज वेरी हॉट, तो हम इसको फायर से इक्वेट करके मतलब ऑलमोस्ट फायर टाइप होता है, इसीलिए उसको हमने ये वाला नाम दे दिया। नाउ मैग्मा ऑब्वियसली अपवर्ड मूवमेंट करता है, कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बन के जो रॉक बनता है वही इग्नियस रॉक्स होता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन है ये अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भी हो सकता है और कभी कभी अर्थ की क्रस्ट के नीचे भी हो जाता है। हमने पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द वोल्केनोस एंड द अदर थिंग्स कि बहुत बार क्या होता है जो मोल्टन मैग्मा है वो बीच में ही सेटल हो जाता है। तो जब वो बीच में सेटल हो जाता है और अकॉर्डिंग टू जो टेम्परेचर नीचे था उसके हिसाब से ऊपर के हिसाब से थोड़ा सा वो कूल डाउन हो जाता है, तो वो फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। इसीलिए इग्नियस रॉक्स कभी कभी क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हमें मिलते हैं एंड ऑब्वियसली और अर्थ क्रस्ट में तो जब बाहर की तरफ आके सॉलिडिफाई हो जाते हैं तब भी अपने को मिलते हैं। अब इग्नियस रॉक्स जो हैं इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? मतलब इग्नियस रॉक्स को भी और क्लासिफाई करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। ठीक है, तो टेक्सचर बेसिकली क्या होता है? टेक्सचर अपना होता है कि जो साइज है या अरेंजमेंट है ग्रेन्स का, कौन से ग्रेन्स का? उन ग्रेन्स का जो बेसिकली पार्ट है उस इग्नियस रॉक का। तो यानी हम उसके टेक्सचर के बेसिस पे ये पता करते हैं कि जो वो इग्नियस रॉक्स है वो किस टाइप का है। तो अगर मोल्टन मैग्मा जो है वो कूल डाउन स्लोली हुआ है एट ग्रेट डेप्थ, तो मिनरल ग्रेन्स जो है ना वो लार्ज होते हैं। ठीक है, तो अगेन अंडरस्टैंड, अगर जो मोल्टन मटेरियल है यानी जो हमारा मैग्मा है वो ग्रेट डेप्थ्स में यानी कि डेप्थ हम बोलेंगे कि नीचे की साइड, ठीक है, ग्रेट डेप्थ अगर वो उधर सॉलिडिफाई हुआ है कूल डाउन होके तो जो उसकी ग्रेन्स है ना वो बहुत लार्ज होंगे। और जो सडन कूलिंग होती है ये होती है ऑब्वियसली ऑन द सरफेस, क्योंकि नीचे के हिसाब से टेम्परेचर जो ऊपर का वो बहुत ज्यादा क्या होता है? लो होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो जब वो जो मैग्मा ऊपर आता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो सडन कूलिंग हो जाती है और जिसके कारण जो ग्रेन्स है वो स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स होते हैं। उसके बाद थर्ड ऑब्वियसली क्या होगा? इंटरमीडिएट वाला आ जाएगा। इंटरमीडिएट में वो होगा जहाँ पे कूलिंग जो है वो हम बोलेंगे ना बहुत सडन हुई है ना बहुत स्लो हुई है, तो इसीलिए इसके जो ग्रेन के साइजेस हैं वो इंटरमीडिएट होंगे, यानी कि ना ज्यादा बड़े होंगे ना ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है, तो ग्रेनाइट, गैब्रू और पेगमेटाइट, बसाल्ट और जो वोल्केनिक ब्रेकिया एंड टफ, ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज के? इग्नियस रॉक्स के।
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम जो इग्नियस रॉक्स है उनको 3 चीजों में क्लासिफाई करते हैं, और 3 चीजों में हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है बेसिकली डिपेंड्स ऑन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, और थोड़ी और फिजिकल कंडीशन उस मटेरियल की जिससे कि रॉक बना है। तो जब मोल्टन मैग्मा नीचे की तरफ ग्रेट डेप्थ में सॉलिडिफाई होता है और धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, तो वो मोल्टन मटेरियल जो है, ग्रेन्स जो बनते हैं उससे वो लार्ज होते हैं। सडन कूलिंग में जो सरफेस के ऊपर होता है, ग्रेन जो है वो स्मूथ और स्मॉल होते हैं, और इंटरमीडिएट कंडीशंस में ग्रेन जो है वो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। एंड देन वी नो अबाउट फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, व्हिच इज ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट एंड वोल्केनिक ग्रेसियर। अब इससे अपने को जो इग्नियस रॉक्स है वो तो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो I suppose this sedimentary and the metamorphic rocks we will complete in our next class. ठीक है? So today we'll do only this much, and we'll be doing the sedimentary rock and the metamorphic rock tomorrow. And then we'll try to complete the chapter by doing the rock cycle as well. So, and then if we have any problem, we can solve all of those problems. So this is it for today. If you have any doubt, then you feel free to ask, and we'll be able to complete the chapter properly, and just give this portion a reading. Again, as I said, we have done around two pages, 1.5 pages. ठीक है, so just give this portion a reading nicely, and if you have any doubt, just ask your doubts and we'll try to solve it. So we'll meet in the next class. Bye everyone.